प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। नोएडा में ओखला पक्षी विहार के फैसले से प्रभावित 2 लाख से भी ज्यादा लोग नहीं जा सकते अपने घर। राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल का फैसला आने के 6 महीने बाद भी पर्यावरण मंत्रालय ने नहीं जारी की अधिसूचना। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और टेक स्टार्टअप कंपनियां क्यों जा रही हैं बेंगलुरु। नोएडा में करीब 55,000 मकानों के खरीदार परेशान हैं क्योंकि उन्हें अपने मकान का कब्जा नहीं मिल रहा और इसके पीछे वजह है ओखला बर्ड सैंक्चुरी के इको सेंसिटिव जोन का मसला। अब तक पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर वादों के बावजूद कोई फाइनल आदेश जारी नहीं किया गया है। जो सरकार 2022 तक हर किसी को मकान दिलाने के सपने देख रही है, उसका ऐसा ढीला रवैया चौंकाने वाला है। नोएडा के 55,000 फ्लैट मालिकों की परेशानी कब दूर होगी कुछ पता नहीं। लगता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को इन लोगों की कोई फिक्र नहीं। 2 लाख से ज्यादा लोग अपने इन तैयार घरों में नहीं रह सकते क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय यही तय नहीं कर पा रहा कि ओखला पक्षी विहार के आसपास पर्यावरण के लिहाज से कौन से इलाके संवेदनशील है, जबकि राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देश को आए हुए साल भर से ज्यादा हो चुका है। सिचुएशन ऐसी है कि अब आप देख सकते हैं कि घर बन के तैयार है, लेकिन एनजीटी के कारण नोएडा अथॉरिटी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। एनजीटी ने पिछले 1.5 साल से रोक लगा रखी है नोएडा में किसी भी फ्लैट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए ना। सिचुएशन ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है, यूपी गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रही है। जितने बायर्स हैं नोएडा में सब अटके हुए हैं सिर्फ एनजीटी की वजह से अपने फ्लैट में रहने के लिए। अगर आप देखेंगे तो नोएडा में कम से कम 20 से 25,000 फ्लैट जो रेडी हैं, जहाँ पे लोग जाके रह सकते हैं, उनका पोजीशन सिर्फ इसी कारण नहीं हो रहा है क्योंकि एनजीटी क्लियरेंस नहीं दे रहा है। मसले की जड़ अक्टूबर 2013 का राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल का वो आदेश था जिसके तहत ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले सारे निर्माण पर रोक लगाते हुए 49 प्रोजेक्ट्स को तब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से मना किया गया जब तक उत्तर प्रदेश सरकार से मशवरे के बाद पर्यावरण मंत्रालय पक्षी विहार के इर्द गिर्द बफर जोन की सीमा का नोटिस जारी नहीं कर देता। मामले पर विचार करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विशेषज्ञों की 3 सदस्यों की समिति बनी। फिर पर्यावरण मंत्रालय और यूपी सरकार के बीच काफी विचार विमर्श के बाद अधिसूचना का खाका तैयार किया गया, जिसमें एनजीटी आदेश के साल भर बाद बफर जोन के तौर पर 100 मीटर से लेकर 1.27 किलोमीटर तक की सीमा तय की गई। अधिसूचना का खाका 14 अक्टूबर 2014 को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया और मंत्रालय के नियम के मुताबिक अंतिम अधिसूचना 60 से 545 दिनों के भीतर आ जानी चाहिए। डिसीजन को रोक के बैठे हुए हैं क्योंकि एक तरफ से आप ला रहे हैं एक रेगुलेटरी बिल जहां आप कह रहे हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि आपका मकान आपको टाइम पे मिले, और यहाँ पे मकान तैयार खड़े हैं। अब साल हो गए जबकि बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं तैयार, और आपकी अपनी एक मिनिस्ट्री जो है वो अपना डिसीजन नहीं दे रही है एनजीटी को कि भाई हाँ ये दायरा फिक्स किया है, इस दायरे में जितने मकान हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। कस्टमर सफर कर रहा है, तो ये दोगुली बात हो गई। लगभग 4 किलोमीटर में फैली ओखला सेंचुरी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के शुरू होते ही पड़ता है। The project which are coming within 10 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को खास हिदायत दी कि वो पर्यावरण संवेदी जोन बनाने पर अपनी राय दें, लेकिन बार बार हिदायत करने के बाद भी किसी सूबे से जवाब नहीं मिला। फिर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि 10 किलोमीटर दायरे में पड़ने वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी लेनी होगी। यानी अगर राज्य सरकार तब नोटिफिकेशन जारी कर देती तो आज ये समस्या नहीं उठती। this situation would not have arisen. इस मामले पर सरकार की चुप्पी घर खरीदारों की परेशानी और बढ़ा रही है। देखते हैं पर्यावरण मंत्रालय कब कोई फैसला करता है।
नई दिल्ली से अनितम ओझा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश गोयल, जो कि एमडी हैं आरजी ग्रुप के, और साथ में हैं आनंद आर्या, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत आनंद साहब आपके साथ करना चाहेंगे। यहाँ मुद्दा हम लोगों ने उठाया मकान न मिलने का, लेकिन आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आपकी सोच इस सारे मामले में बिल्कुल अलग ही है। ये जो आज प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसलिए है कि ना तो अथॉरिटी ने, नोएडा अथॉरिटी ने, ना स्टेट गवर्नमेंट ने और ना ही बिल्डर्स ने जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स 2006 में नोटिफाई हुए थे उनके ऊपर ध्यान दिया। उसमें बड़ा साफ साफ लिखा है, कोई भी प्रोजेक्ट जो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बनने वाला है, जो कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं और 2006 के बाद आए हैं, ये सारे प्रोजेक्ट 2006 के बाद सैंक्शन हुए हैं, तो उस समय इन लोगों ने नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट न्यू दिल्ली से क्यों नहीं इसकी परमिशन ली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। उस समय तो एक तरह से लालच हो गया कि बनाइए बनाइए बेचिए, आप एनवायरनमेंट को ताक पे रख दिया, जबकि एनवायरनमेंट ही हमारे सारे एग्जिस्टेंस का बेसिस है। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, आर्टिकल 48 बिल्कुल साफ साफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये कह रहा है कि पहले एनवायरनमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। अब अगर आप वो नहीं बचाएंगे तो आज मुझे नहीं मालूम कि मैं इस समय क्या, तो ये तो मुझे मालूम है कि उनका क्या बेसिस था कि ये 100 मीटर एक साइड पे हो, 3 साइड पे होगा, 1.27 किलोमीटर एक साइड पे होगा। इसका बेसिस तो हमें समझ में आता है कि जो कि बिल्कुल गलत है उसको करना। नंबर 2, आज वो क्यों बैठे हैं मेरे को नहीं मालूम कारण, बट मैं अंदाज़ा यही लगा सकता हूँ कि वो वहाँ पे इस दुविधा में हैं कि हम अब एनवायरनमेंट को बचाएं या इसको बचाएं। अब ये तो इतना सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है कि इसका आसान तरीका कहीं मुझे नज़र नहीं आता। जी गोयल साहब, जाहिर तौर पर अब सवाल यही उठते रहते हैं कि आखिर ये सिचुएशन जो पूरी पैदा हो गई है उसमें पिसेगा आखिरकार जाके खरीदार या फिर वो पक्षी जो शायद मूक हैं और वो तो अपनी बात भी नहीं कह सकते। लेकिन आज जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें मेरे को ये बोलना है कि आज जितने भी बिल्डर्स हैं उन लोगों ने अथॉरिटी से ऑक्शन में लैंड परचेज की। अथॉरिटी के जितने नियम कानून हैं उनका पालन किया। अथॉरिटी ने जिस अथॉरिटी से परमिशन लाने के लिए बोला, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बोला, इन्वायरमेंट असेसमेंट फॉर्म से बोला, उन सब जगह से हम परमिशंस लेकर आए और उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए और एज पर ऑल रिक्वायर्ड सैंक्शंस को कंप्लाई करने के बाद ये बिल्डिंगें बनी। आज या तो अथॉरिटी प्लॉट ऑक्शन करने से पहले ये बात हमको बताती कि साहब आपको इससे और परमिशन लानी है या ये परमिशन नहीं मिल सकती है, या वो हमारा नक्शा सैंक्शन नहीं करती, तब तो आज ये सिचुएशन अराइज नहीं होती। आज कस्टमर जो बिल्डिंग खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है, उसका सबसे बड़ा बेसिस यही होता है कि गवर्नमेंट ऑक्शन लैंड है और गवर्नमेंट ने नक्शा पास किया है। आज जब ऐसी हालात हो गई, आप 55,000 फ्लैट की बात कर रहे हैं, ये छोटा मुद्दा नहीं है। 55,000 फ्लैट का मतलब हो गया वहां पर 25,000 करोड़ रुपया कस्टमर्स का लगा हुआ है। 25,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लगा हुआ है। और आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि जो ये कस्टमर्स हैं सब 50,000 60,000 रुपया मासिक तनख्वाह वाले लोग हैं और इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि आज इनको एक तरफ बैंक की EMI देनी पड़ती है और एक तरफ इनको अपना किराया देना पड़ता है। आज ये 50 से 55,000 लोगों की तो ये स्थिति हो गई है कि ये किसके पास जाकर रोएं, इनको ये भी समझ में नहीं आता है। आज ये हमारे दरवाजे आते हैं, हम लोग इनके साथ परेशान हैं कि हम लोग इनकी क्या मदद करें, कुछ समझ में नहीं आता है। आनंद साहब, आप क्या मानते हैं क्या यहाँ जो अथॉरिटी का रोल है उस पे किस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ जो बिल्डर हैं उनका कहना है कि हमने तो अथॉरिटी से लिया लैंड। देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैंने भी इंडस्ट्री में 40 साल लगाए हैं। तो मैं ये मानने को तैयार रही हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं इनको ये नहीं पता था कि हमें ये परमिशन लेनी है।
दूसरा सवाल ये है कि अगर ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के जो रूल्स थे 2006 के, वो इनको पता नहीं थे, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। नंबर दो, अगर इसमें ये एप्लीकेशन नहीं था तो आप अगर आप ये कहते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट, एक मिनट गोयल साहब, बात पूरी सुन लिया है ने पूरी आपने लिया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से लिया है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आई मे बी रॉन्ग, बट द फैक्ट इज दैट कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी। हाँ जी साहब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली गई। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब आप लोग तब गए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप तब गए जब आपको एनजीटी ने बोला। और अगर ये फैक्ट गलत था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए थी, तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों ने एनजीटी के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं चैलेंज किया? तो ये जो सिचुएशन है, हम इसको मानने के लिए, ये मानी नहीं जा सकती कि आप लोगों को मालूम नहीं था। तो अगर मेरे हिसाब से, तो देखिए मैं साफ शब्दों में बोलता हूँ, इट इज अ स्कैम, इट इज़ अ स्कैम। एक तरह का ये अन्याय हो रहा है उन लोगों के साथ जिनको आप लोगों ने ये फ्लैट बेचे हैं, और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अथॉरिटी इन्वॉल्व है, और आप लोग सारे बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो काम लॉ के तहत किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। चलिए गोयल साहब, अब आपको क्या रास्ता नज़र आ रहा है कि आप कई ऐसे लोग हैं जो अब मकान के इंतज़ार में बैठे हैं, पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनको जो नोटिफिकेशन निकालनी है वो जल्दी से जल्दी निकालें। ये 55,000 परिवार नहीं है, ये 2 लाख लोग हैं। आप प्लीज इस बात को समझिए कि आज इस साल अभी सब बच्चों के नए स्कूल में एडमिशन्स होने हैं। डेली कस्टमर्स आके हमको ये बात बोलते हैं कि साहब आप हमें कोई तो शेड्यूल बताइए, आज हम अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ पर करवाएं। कुछ लोग इस उम्मीद में थे, उन्होंने मकान मालिक को बोल दिया कि साहब हम आपका घर इस दिन खाली कर देंगे। मकान मालिक ने उसमें रहने का प्लान बना लिया। ये 55,000 परिवार इतनी विकट स्थिति से गुजर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इनका दुख दर्द कैसे मंत्रालय तक पहुंचाएं। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकालें ताकि हम लोगों की दुविधा दूर हो सके। आनंद साहब, आप कोई बीच का रास्ता देखते हैं इसमें? देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली फील करता हूं और जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे मैं अपना पूरा कैरियर निकाला है, पूरी लाइफ निकाली है, उसमें मेरे लिए रेस्पेक्ट ऑफ लॉ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर कहीं गलत हुआ है तो जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब किसी वजह से हम ये कहते हैं कि भाई जल्दी कर दीजिए, ये तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो नोटिफिकेशन अगर आती है तो अभी तो उनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो प्रोसेस है, उसमें ही अभी 6 महीने और बचे हैं। और जब भी ये आती है वो या तो एनजीटी में ही चैलेंज की जाएगी, कोई ना कोई करेगा, और उसी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। तो आई एम सॉरी, मेरे को ये लग रहा है कि अभी इतनी आसानी से इसका हल निकलने वाला नहीं है, और लोगों को 2 से 3 साल तक इसको वेट करने की इस समय मतलब मेंटली वो लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि ये केस अगर सॉल्व होगा किसी तरह तो ये सुप्रीम कोर्ट के तहत ही, ऑर्डर के तहत ही होगा। क्योंकि मिनिस्ट्री आज इस दुविधा में है कि मैं कैसे ये गलत काम को मैं नोटिफिकेशन इशू करूं। जी, तो लगता है ये तो आर्टिकल 48 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके बिल्कुल अलग विरुद्ध है। जी, तो लगता है कि ओखली में सर दिया जा चुका है, गलत काम हो चुका है, लेकिन अब प्रेशर हर तरफ से है, सरकार की तरफ, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर, कि आखिर किसकी बात सुने, क्या वो पर्यावरणविद की बात सुने या वो जो लोग मकान खरीद के बैठे हैं उनका प्रेशर सहे। फिलहाल एक बीच का रास्ता निकालना आसान काम नहीं होगा, और फिर उसे हर लीगल तरीके से खरा उतारना भी आसान काम नहीं होगा। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।